हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमैन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलएमएक्स प्रीमाइस को, दैट इज़ लीडर मेंबर एक्सचेंज। लीडर मेंबर एक्सचेंज के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज में देखिए दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है इन ग्रुप, दूसरा होता है आउट ग्रुप। इन ग्रुप दूसरा होता है आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब क्या हो गया, इट इज़ जस्ट लाइक विद इन अ कंपनी, विद इन द कंपनी। एंड आउट ग्रुप मतलब ये हो गया फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर से। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो इन ग्रुप वाले जो पीपल रहते हैं उनके साथ में जो मैनेजर का इंटरेक्शन रहता है, जो लीडर का इंटरेक्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है और साथ में ट्रस्ट ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू एक्सटर्नल के। जो आउट ग्रुप वाले रहते हैं उनसे बस फॉर्मेलिटी के नाम पर थोड़ा बहुत बातचीत होती है एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। सो इन ग्रुप इज ट्रस्टेड एंड गेट्स मोर टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम द लीडर. All other followers are in the out group and get less of the leader's attention, tend to have a formal relationship with the leader. So leader pick group members early in the relationship. मतलब स्टार्ट करने के पहले ही लीडर डिसाइड कर लेता दैट द पर्सन हु इज गोइंग टू बी, हु विल बी इन ग्रुप एंड हु विल बी इन आउट ग्रुप। ये कुछ इस तरीके के फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। द लीडर इज देयर, सो लीडर विल हैव हाई इंटरेक्शन विद दिस इन ग्रुप मेंबर्स एंड फॉर्मल रिलेशन विद द आउट ग्रुप पोर्शन। सो यहाँ पर क्या होता है, लीडर का पर्सनल कंपैटिबिलिटी, सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंस एज वेल एज एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी डिपेंड करेगी कि इन ग्रुप में कौन कौन से पीपल रहेंगे और आउट ग्रुप में कौन कौन से पीपल रहेंगे। जिसके साथ हाई इंटरेक्शन और जिसके साथ ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप रहेगा वही इन ग्रुप में आएंगे और वही लीडर का ज़्यादा टाइम लेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी इज। नाउ हाउस पाथ गोल थ्योरी जो है, दिस पर्टिकुलर थ्योरी हाउस इज पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी इज नथिंग बट आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट एंड लेट अस सपोज दिस इज एंड पॉइंट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सफ़र में पहुँच पाने के लिए आपको कई सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप अभी किस पर हैं, आप अभी प्रिपरेशन स्टेज पर हैं, ठीक है, एंड यू वांटेड टू बी इन CSIR, सो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, बट उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल है। रिसोर्सेज कहाँ से पड़े, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। सो अ लीडर इज़ वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू मेक यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर और अवॉइड दिस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल in order to reach this particular whatever the goal which you wanted to be. So theory that leader behavior is acceptable to subordinates as they view source of either immediate or future satisfaction. Future satisfaction को भी ध्यान में रख करके लीडर को के बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है। So leader provides followers with information, support and resources to help them achieve their goals, and leader helps the path, clarify the path to the workers and display multiple leadership type. आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। पाथ को क्लैरिफाई करता है ताकि वर्कर गोल्स तक पहुंच पाए। साथ में क्या वो प्रोवाइड करता है, क्या इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एज वेल एज रिसोर्सेज टू देम सो दैट दे अचीव देयर पर्टिकुलर गोल। पाथ गोल थ्योरी जो है वो यही सेम चीज़ ही है, दैट इज द थ्योरी दैट लीडर का काम क्या रहता है, फॉलोअर को उनके गोल तक पहुंचाने का, एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शन और सपोर्ट टू इंश्योर कि वो अपने गोल तक पहुंचे। वही सिमिलर बात है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक हेल्प प्रोवाइड करता है, पाथ बिल्डअप करता है, उनको क्लैरिटी देता है अपने फॉलोअर्स को सो दैट दे विल रीच देयर पर्टिकुलर गोल। सो पहले 4 टाइप्स ऑफ लीडर्स समझना ज़रूरी है ऐसे पाथ गोल थ्योरी को समझने के लिए। वन इज़ डायरेक्टिव, अनदर वन इज सपोर्टिव, देन पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। डायरेक्टिव मतलब क्या हो गया, डायरेक्टिव मतलब केवल और केवल डायरेक्शन का काम, ही हैज़ टू डू नथिंग विद द एम्प्लॉय, बस उसको काम होने से मतलब है, वर्क हैज़ टू बी डन। सपोर्टिव हु फोकसेज ऑन वेलबींग ऑफ वर्कर, जो अपने एम्प्लॉयज़ का फैमिली की तरह ख्याल रखे उस तरीके से, दैट इज़ सपोर्टिव। पार्टिसिपेटिव मतलब वो रेगुलर टाइम पर मीटिंग लेता रहे, कंसल्ट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि व्हाट आर द पॉलिसीज विच इज़ नीडेड टू बी बिल्ड सो दैट दे कैन वर्क मच मोर इफेक्टिवली। एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब एक चैलेंजिंग गोल को सेट करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है अपने टीम के साथ। दैट आर द 4 टाइप्स ऑफ लीडर। पाथ गोल थ्योरी के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो पाथ गोल थ्योरी के हिसाब से यही सेम चीज़ है, इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे। लीडर बिहेवियर
एनवायरमेंटल कंडीशन और सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी फैक्टर। सो लीडर बिहेवियर क्या, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड सपोर्टिव, ये तो टाइप्स ऑफ लीडर हो गए। वही लीडर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे टास्क स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी सिस्टम क्या है, वर्क ग्रुप कैसा है। साथ में आपका सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी फैक्टर में एक्सपीरियंस कितना है, परसीव्ड एबिलिटी कितनी है और कॉमन कंट्रोल है कि नहीं है। उसके बाद ही आउटकम के ऊपर फोकस किया जा सकता है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता। सबऑर्डिनेट के पास अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ है, पाथ के बीच में क्या ऑब्स्टेकल है। इन ऑर्डर रियल लीडर विल बी कि वो क्या करे, वो इस पूरे के पूरे जो पाथ है, इस पूरे के पूरे जो पाथ है, उस पूरे के पूरे पाथ को प्रॉपर तरीके से, ताकि ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके आगे बढ़ा जा सके। सो डिफाइंस गोल, क्लैरिफाइज पाथ, रिमूव्स ऑब्स्टेकल एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट। दिस इज पाथ गोल लीडरशिप। अब यहाँ पर सेम चीज़ है, लीडरशिप का बिहेवियर डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स मतलब जो फॉलोअर्स रहेंगे उनका। अब डॉगमेटिक अथॉरिटेरियन मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे पीपल दोज हु आर नॉट विलिंग टू चेंज, हु आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। सो अगर ऐसे फॉलोअर्स रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी और रूल्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जो भी रूल्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे देयर मे बी सम फैक्टर्स कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, सो जिसको ज़िद्दी कहते हैं ना, ज़िद्दी टाइप के पीपल। सपोर्टिव और ग्रुप मेंबर अनसेटिस्फाइड, उनको एफिलिएशन नीड ह्यूमन टच, ऐसे हैं कि उनको मतलब कि हाथ पकड़ करके बताई जाए चीज़ें, एक एक चीज़ बताई जाए। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उन लोग चैलेंज को फेस नहीं कर पाते और एक टाइप का रोबोटिक सिस्टम, मंडेन टाइप का वर्क करते रहते हैं। पार्टिसिपेटिव नेचर में क्या होता है, पार्टिसिपेटिव नेचर है अगर किसी का मतलब लीडर का, सो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें नीड फॉर कंट्रोल, नीड फॉर क्लैरिटी, ऑटोनोमस, ऐसे करके उसके फॉलोअर्स रहेंगे तभी पार्टिसिपेटिव वर्क कर पाएगा। आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है, मतलब ये चार्ट है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मैचअप करने की कोशिश करेंगे। पार्टिसिपेटिव मतलब क्या हो गया कि अगर लीडर पार्टिसिपेट करे हर एक मूवमेंट में, तो वो कब पार्टिसिपेट करेगा, जब ग्रुप मेंबर्स को एक कंट्रोल की ज़रूरत होगी और उनको एक क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। ऐसे केसेस में जनरली जो टास्क रहते हैं सामने जो वर्कर्स के, वो अनक्लियर रहते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं। सो लीडर का काम क्या रहेगा, सबसे पहले टास्क को क्लियर करना एंड देन टू मेक देम वर्क फॉर देयर गोल, एंड सिमिलरली अचीवमेंट ओरिएंटेड ऑल्सो। सो ये पूरा का पूरा है हाउ इट वर्क्स में। नाउ रूम एंड येटन मॉडल और एटन मॉडल भी कुछ लोग कहते हैं। सो इनका है पार्टिसिपेशन, लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, लीडर के लिए एक रूल्स को तैयार किया जाता है, सेट ऑफ रूल्स इज देयर टू डिटरमाइन कि कितना पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इन डिसीजन मेकिंग और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। सो हाउ अ लीडर मेक्स अ डिसीजन इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट इट इज डिसाइडेड। ठीक है, लीडर बिहेवियर मस्ट नॉट एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट टास्क स्ट्रक्चर। नॉर्मेटिव मॉडल क्या कहता है, टेल्स लीडर हाउ पार्टिसिपेटिव टू बी इन देयर डिसीजन मेकिंग ऑफ अ डिसीजन ट्री। ज़्यादा कुछ इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए ये जो ऊपर वाला है, जो कि क्या कहता है कि लीडरशिप थ्योरी दैट प्रोवाइड्स सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन द फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, दैट्स इट। नॉट WJ रेडिन 3D मैनेजमेंट स्टाइल थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 डायमेंशन ऑफ लीडरशिप को बताया गया। पहली डायमेंशन क्या, पहली डायमेंशन कौन सी, इफेक्टिवनेस डायमेंशन। इस इफेक्टिवनेस डायमेंशन इस तरफ है वाई एक्सिस पे, टास्क डायमेंशन इस तरफ है, नहीं सॉरी, रिलेशनशिप डायमेंशन वाई एक्सिस पे, टास्क डायमेंशन एक्स एक्सिस पे, एंड इफेक्टिवनेस डायमेंशन विल बी लाइक दिस। अब इस पूरे ग्राफ को कैसे समझना है, व्हेन टास्क इज वेरी वेरी लिमिटेड द रिलेशनशिप डायमेंशन विल ऑल्सो बी वेरी वेरी लिमिटेड। क्योंकि जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पास होती है बिटवीन y एंड x, इट मीन्स दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और यू कैन से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। तो अगर टास्क डायमेंशन कम है तो रिलेशनशिप भी कम होगा, अगर टास्क ज़्यादा बड़ा है तो रिलेशनशिप डायमेंशन भी ज़्यादा बड़ा होगा। दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर ग्राफ शोज। तो ये हमारा लीडरशिप की जो थ्योरीज थी, जो पिछले लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा पोर्शन था, वो इतने ही थे। आपका काम क्या है लीडरशिप में, लीडरशिप में यू हैव टू वंस अगेन
अब मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसमें बस आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आप लोगों को, जो भी लेक्चर आपने देखा जस्ट पुट इट इन लाइक लीडरशिप थ्योरीज है, 4-5 थ्योरी जो भी है उनके नाम लिखिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको अंडरलाइन उसको लिख लीजिए। सो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा विद इन अ पेज ऑफ आई वुड से 3 to 4 पेजेस मैक्सिमम। एंड देन आपका ये काम है कि क्वेश्चन के साथ में आप इस चीज़ को भी रिवाइज करते रहें एंड अपडेट करते रहें। अपडेट मतलब कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें। ये शॉर्ट नोट्स आपके काम में तब आएंगे जब एग्ज़ाम को कम टाइम बचेंगे, तब ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, सो आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन हेड, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। सो देखिए, 2 PDF शेयर किए थे विद द हेल्प ऑफ IAS PCS पाठशाला के, ठीक है। उन्होंने 2 PDF शेयर किए थे एंड दोज 2 PDFs आर अमेजिंग, बहुत बेहतरीन है, नो डाउट अबाउट इट। उसमें आपको एक रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन मैंने छोड़ा है, बाकी सब मैंने कवर किया। एक रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन मैंने छोड़ा है, क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन 4-5 पेजेस का है, आप उसको अगर एक हल्की सरसरी निगाह से देख लेंगे सो इट विल बी डन। अगर फिर भी चाहते होंगे रिक्रूटमेंट पर भी मैं लेकर के आऊँ तो यू नो दैट इज़ नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए मैंने उसको डील नहीं किया, क्योंकि उसको अगर आप हल्का सा भी देख लेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, मोटिवेशन थ्योरी के साथ में ये PDF ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट PDF। सेकेंड PDF कंसिस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वन मोर टॉपिक दैट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक आपके दूसरी PDF में है। वो PDF अराउंड 54 पेजेस की है। तो पहले तो ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं इसको मैं एक लेक्चर और लूँगा, तब मैं इसको कंप्लीट करूँगा। एंड दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड बाय टुडे इवनिंग और यू कैन से बाय टुडे नाइट इटसेल्फ, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं एक दिन एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों से लिया हूँ, तो एक दिन में मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले मैं जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको मैं पूरा का पूरा कवर कर लूँ, ताकि मैं उसके बाद में जो भी कंटेंट ले आ पाऊँ वो मतलब एक फ्री दिमाग से लेकर के आऊँ। क्योंकि यू नो कि थोड़ा सा ये जो मैनेजमेंट है दैट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं MCQ डील करूँगा सो आई विल बी फ्री ऑफ दिस थ्योरी पार्ट। ओके, so without wasting any time, let's move ahead with theories of motivation. Now before moving on ahead theories of motivation के हमको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। जानना क्या ज़रूरी है कि theories of motivation क्या कहता है। जहाँ कहीं भी वर्ड मोटिवेशन का आएगा, मोटिवेशन से आप लोगों के दिमाग में केवल और केवल क्या आता है, मोटिवेशनल वीडियोस। क्यों ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशनल वीडियोस की? आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड एम्बिशन एंड सो ऑन, यू आर वर्किंग सो हार्ड बट यू बिकॉज ऑफ सम लैक और सम डिफिकल्टी यू कैन नॉट अचीव इट, यू आर नॉट अचीविंग इट। तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, एक ऐसा गिल्ट आ जाता है, एक ऐसी टेंशन आ जाती है कि आप मोटिवेशनल चीज़ों की ओर रुख करते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें, ताकि आप जाग सकें, ताकि यू फील पावरफुल सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम। सो मोटिवेशन का जो बेसिक है आइडिया वो है कि टू मेक यू फील ग्रेटफुल एज वेल एज टू मेक यू फील पावरफुल सो दैट यू फील सो मच एनर्जेटिक दैट यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर ड्रीम। तो पूरा का पूरा जो मोटिवेशन की जो थ्योरी रहेगी वो डिपेंड करेगी किस पर, उनके कि मोटिवेशन क्यों चाहिए रहता है। और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग थ्योरिस्टों ने या साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने थ्योरीज डेवलप की कि मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज क्या रहेगी इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो द टर्म ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? एज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट आवर बिहेवियर, इट मेक्स अस टू एक्ट। मैंने बताया इट मेक्स अस टू एक्ट। मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूज हिम टू कोर्स ऑफ एक्शन इनिशिएटेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, अब ये मेंबर्स कुछ टाइम तक तो बढ़िया एकदम काम करेंगे, लाइक नए नए अगर रिक्रूट हुए तो उन लोग के अंदर एनर्जी रहेगी, दे विल वर्क मच मोर इन अ बेटर वे। बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उनको बोरिंग लगने लगेगा, उनको मोनोटोनस लगने लगेगा। सो इसके लिए
इसके लिए उनको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गोल अचीवमेंट होता रहे। और ये मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड उनको दिया जाता है और साथ में अदर चीज़ें भी की जाती हैं, सो दैट द एम्प्लॉय शुड फील अप्रिशिएटेड एज वेल एज मोटिवेटेड टू वर्क एट इट्स बेस्ट। मतलब मान लीजिए कि आप अगर एक बच्चा है, एक बच्चे को अगर मैं दो दो चॉकलेट दूँ एक एक चैप्टर ख़त्म होने पे, सो और ज़्यादा स्पीड में पढ़ेगा, कि हाँ मुझे दो चॉकलेट मिलेगी एक चैप्टर ख़त्म करने पे, तो मैं एक चैप्टर और जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, मुझे दो चॉकलेट और मिल जाएगी। सो इट इज़ जस्ट लाइक रिवॉर्ड सिस्टम इटसेल्फ। सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट मोटिवेट्स देम टू वर्क एंड द रिवॉर्ड एंड द फुलफिलमेंट दे डिराइव फ्रॉम इट। फुलफिलमेंट मतलब पोजीशन, रिकॉग्निशन, अदर फैक्टर्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में क्या है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल रिवॉर्ड हो गए, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हो गए। एक्सटर्नल रिवॉर्ड मतलब पैसा, शाबाशी, कोई अवार्ड, ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। मतलब आपको अगर मोटिवेटेड रहना है काम करने के लिए तो आप क्या करते हैं, अगर आपकी कोई पीठ थपथपा दे कि बहुत मेहनत करो, यू विल फील मच मोर मोटिवेटेड। कोई आपकी तारीफ कर दे कि यार कसम से इतना अच्छा पढ़ते हो कि क्या बताएं, उस तरीके आपके अंदर क्या आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी तौर पे जो आपको बाहर से मिले, इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से मिले। सो some examples of external reinforcers are policy and procedures, disciplinary action, speeding tickets, boundary setting and all। इसको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑनेस्ट बात है, ठीक है। वेल नोन मोटिवेशन क्या है, पैसा। तो पैसा है तो सब कुछ है, वैसे ही पैसा है तो आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करोगे। आपका अगर प्रमोशन टाइम पे हो रहा है, यू आर फीलिंग मच मोर अप्रिशिएटेड एट वर्क, यू विल बी फीलिंग मच मोर motivated to work at your best. So employee month award, benefit package, bonuses and organized activity, ये सब क्या होते हैं, ये सब सबके सब आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कि जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट रहे जहाँ पर जो पर्सन काम कर रहा हो उसको मज़ा आए काम करने में, ये आता है अंदर से कि मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसीलिए कुछ साइंटिस्टों को देखा होगा आपने, वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं एंड दे गिव देयर लाइक 19 आवर्स टू देयर वर्क इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि उनको मज़ा आता है, ये उनके गर्व सम्मान की बात होती है, और सम्मान की अगर बात होती है सो दे फील रियली ग्रेट अबाउट इट। सो यहाँ पर क्या था, ये इंट्रिंसिक के बारे में बात। इंट्रिंसिक इज गियर टुवर्ड्स इंटरनल रिवॉर्ड्स, ठीक है, इंटरनल रिवॉर्ड। उसके बाद क्या, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, डूइंग द जॉब इज फन, उनको मज़ा आता है काम करने में। तो मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्टेंस, क्यूरियोसिटी रहेगी, ऑनर रहेगा, इंडिपेंडेंस महसूस करेंगे, ऑर्डर रहेगा, पावर, सोशल कॉन्टैक्ट एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, वो चीज़ें जो अंदर से आपको आपके खुशी ले आती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं अच्छा काम करने के लिए। अगर आप बहुत अच्छा काम करें, खुश हैं आप, एकदम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सो वो आपको और बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। आपको उसके लिए सम्मान मिल रहा है, ठीक है, तो एक ऑनर की बात हो गई। अगर आप टाइम पर पहुंच रहे हैं और टाइम पर पहुंच रहे हैं, इस बात की आपको खुशी है कि मैं टाइम पर पहुंच जाता हूं, दैट इज़ माई रियली बिग डील। सो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हाँ, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक तौर पे, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी तौर पे। सिंपल चीज़ों को रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। नाउ मोटिवेशन थ्योरी को मेजरली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ योर कंटेंट थ्योरी, अनदर वन इज़ योर प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरीज के अंदर में मैस्लो, हर्सबर्ग का मैंने आपको बताया था, बिहेवियरल थ्योरी भी है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्सबर्ग का। मैकक्लेलेंस नीड्स थ्योरी, उसके बाद एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। फिर उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज की बात करें तो वहाँ ब्लूम एक्सपेक्टेंसी, एडम्स इक्विटी, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब यहाँ बात करते हैं कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी के बीच का डिफरेंस, जो कि यहाँ पर मेजर क्लासिफिकेशन किया गया था यहाँ पर। सो कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। नाउ कंटेंट थ्योरी क्या करता है, ये आंसर करता है कि व्हाट मोटिवेट्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, व्हाट मोटिवेट्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एंड प्रोसेस थ्योरी, हाउ मोटिवेशन ऑकर्स। बात समझ रहे हैं, मतलब ये डील करेगा किससे, व्हाट से, व्हाट मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय। ये डील करेगा हाउ टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय। ये दो चीज़ें हैं,
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट, एंड इसमें देखिए मैस्लो ये सब चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड्स में बताई थी कि जो क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन वो अलग अलग है। सो एक एक करके चीज़ों को डील करेंगे। पहले बात करेंगे कंटेंट थ्योरीज की। कंटेंट थ्योरी मतलब किससे डील करेगा? व्हाट से डील करेगा। कंटेंट थ्योरी मतलब किससे डील करेगा? व्हाट से डील करेगा। सो फर्स्ट इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब ज़रूरत की आवश्यकता के हिसाब से। हायरार्की मतलब एक तरीके की सीरीज रहती है। नाउ सीरीज रहती है मतलब क्या हो गया? मतलब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसको किसने किया? अब्राहम मैस्लो ने। पेपर प्रेजेंट किया तो कौन सा? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनके हिसाब से क्या था? हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से इन्होंने एक नीड हायरार्की मॉडल बनाया था। वो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है। सो दिस इज योर हायरार्की ऑफ नीड्स। नीड्स मतलब क्या होगा? ज़रूरत। सो वन इज साइकोलॉजिकल, अनदर वन इज सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो या फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकल बोलता है, देयर इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक चीज़ कि बढ़िया खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, सोना मिल जाए, आराम से रह सके। ठीक है, ये आपका आ गया फिजियोलॉजिकल नीड। सेफ्टी के बाद मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले मैस्लो की थ्योरी के बारे में बता दूं। जब इंसान शुरुआत कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा। एज सुन एज उसका ये पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, एज सुन एज दिस पर्सन ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी फुलफिल हो जाती है, ये पर्सन तुरंत जंप करता है कहाँ पर? सेकंड पर। दिस पर्सन विल जंप टू सेकंड एंड देन ही विल स्टार्ट विथ कंप्लीटिंग द सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सेफ्टी पाना। सेफ्टी मतलब सेफ्टी ऑफ हिज जॉब, उसको जॉब की सेफ्टी चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, अपने बच्चों के लिए कैसे सेविंग कर सके, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है। दैट इज़ योर सेफ्टी। थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग, मतलब फ्रेंडशिप, फैमिली, उसके बाद पति पत्नी का रिश्ता एंड ऑल। उसके एस्टीम की बात आती है। एस्टीम मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट टू द अदर्स, रेस्पेक्टेड बाई अदर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं चौथे स्टेज पे। मतलब क्या होगा? जैसे ही एक काम खत्म होगा, जैसे ही रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता आपकी खत्म हो जाएगी, जैसे ही आप जॉब पा जाओगे, यू विल मूव अहेड टू सेफ्टी। मतलब अब आप देखोगे कि जॉब आपकी सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आप कहोगे यस इट इज़ सिक्योर्ड नाउ। आप उसके बाद सोचोगे कि किस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करना शुरू किया जाए और चीज़ों को और ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। उसके बाद आप शादी करना चाहोगे, यू विल बी मूविंग ऑन टू लव एंड बिलोंगिंग पोर्शन। एंड देन उसके बाद आप जैसे ही शादी होगी, शादी होने के बाद आपके अंदर सेल्फ स्टीम की भावना आएगी, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट। आप धीरे धीरे चीज़ें अचीवमेंट की ओर बढ़ोगे कि मुझे ज़्यादा अचीव करना है और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है। यहाँ तक पहुँचोगे, उसके बाद जाकर के आप पिछली चीज़ों को भूल जाओगे, आप हमेशा आगे की ओर देखोगे। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडिस, ये सब चीज़ें आपकी फाइनल स्टेज पर आ जाती है। दिस इज योर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की मतलब एक सिरे के साथ में जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी होना। तो जब तक आप पहली नीड को पूरी नहीं करेंगे, फर्स्ट नीड दैट इज फिजियोलॉजिकल, यू कैन नॉट मूव ऑन अहेड टू सेकंड। जब तक आपके पास रोटी कपड़ा मकान और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप सेफ्टी की ओर कैसे बढ़ पाएंगे? सबसे पहले तो ज़रूरत होगी रोटी कपड़ा और मकान की, ढंग की। ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा मैस्लो हायरार्की मॉडल। नेक्स्ट बात करेंगे हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसके बारे में बात की है वैसे थोड़ा सा हाइजीन वगैरह के बारे में। सो वेरिएबल्स दैट आर परसीव टू बी डिजायरेबल टू अचीव गोल एंड द अनडिजायरेबल कंडीशंस टू अवॉइड। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड का एक्सपीरियंस आता है। ठीक है। सो टू जॉब कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट अफेक्ट द बिहेवियर डिफरेंटली। इसमें कुछ ज़्यादा उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हर्जबर्ग थ्योरी क्या कहता है। जो वेरिएबल को स्टडी किया, अनडिजायरेबल कंडीशंस को अवॉइड करना, अचीव गोल को अचीव करना, दैट्स इट। उसमें उतना मैस्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा टाइम दे करके समझाया। ठीक है। सो जो यहाँ पर जो बताया गया था, यहाँ पर क्या, ये एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। सो लोगों से कहा गया कि टू शेयर दैट देयर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, सो एक्सेप्शनली गुड या एक्सेप्शनली बैड, टू जॉब कंडीशंस। ठीक है। देर आर टू जॉब कंडीशन। हर्जबर्ग ने क्या कहा? टू जॉब कंडीशंस आर देयर एंड वन जॉब कंडीशन इज व्हाट? मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर। मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर मतलब क्या हो गया?
जॉब कंडीशन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन केस कंडीशंस आर एब्सेंट, हाउएवर ये देख लीजिए, उसमें कुछ उतना सोचने की जरूरत है नहीं। ओके, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही रहे। हर्सबर्ग की मेनली जो आपकी हाइजीन थ्योरी है उसके हिसाब से जॉब कंडीशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वन इज योर मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स, सेकंड वन इज मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर एक ऐसी जॉब कंडीशन होती है जहां पर जॉब की सेटिस्फैक्शन लेवल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जॉब की सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर नहीं रहता है तो क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ऐसी कंडीशंस रहती है, ऐसा वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है ताकि वहाँ पर मोटिवेटेड तरीके से काम कर सके। दूसरा जो होता है, दूसरा मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर, यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन जो पूरा पोर्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब क्या हो गया कि कंडीशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बढ़िया तरीके से एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पाता है। सो ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है किसमें, हर्सबर्ग थ्योरी में। सो यहाँ पर अब वही है चीज़, इसको थोड़ा एडवांस तरीके से हर्सबर्ग आइडेंटिफाइड 10 मेंटेनेंस हाइजीन फैक्टर दैट आर नॉट इंट्रिंसिक पार्ट। ठीक है, अब इसमें उतना कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। जैसे कि क्या क्या है, हर्सबर्ग ने हाइजीन थ्योरी में क्या कहा कि जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर, जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर्स हो गए आपके रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट एंड वर्क इटसेल्फ। ये आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक तरीके से, आंतरिक एंड बाहरी तरीके से। अब हाइजीन थ्योरी को आप ये समझ सकते हैं कि आपका एक्सटेंसिक है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, जॉब में सिक्योरिटी है कि नहीं है, और आपकी जो इंट्रिंसिक वाला पोर्शन है, इंट्रिंसिक, वो मोटिवेशनल फैक्टर आ जाता है, जहाँ पर आपको शाबाशी मिल रही है कि नहीं, अचीवमेंट मिल रही है कि नहीं, पहचान मिल रही है। ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, मोटिवेशनल फैक्टर में आ जाएगी। नेक्स्ट, मैक्क्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी। ठीक है, मैक्क्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी के हिसाब से एवरी पर्सन हैज़ 3 नीड्स, उसके बाद 3 नीड है। नीड कौन कौन सी है, पहली है पावर की, दूसरी है एफिलिएशन की, तीसरी है अचीवमेंट की। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर पावर मतलब क्या हो गया, उसको पावर चाहिए। पावर मतलब कैसा, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, पावर का मतलब ये नहीं कि हाई लेवल पोजीशन, बस उसको क्या होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल कर सके चीज़ों को, कंट्रोल कर सके चीज़ों को। इसीलिए मैक्सिमम लोग आईएएस पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव दैट नीड फॉर पावर। उनको पावर की ज़रूरत है, वो दे वांटेड टू शो समवन कि दैट यस आई एम आईएएस। इसीलिए मैक्सिमम आईएएस वगैरह को देखे होंगे कि अभी आईएएस जस्ट बने ही हैं एंड दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी थिंग विच दे डू इन देयर एंटायर डे। ठीक है, तो सवाल एथिकली भी उठता है वेदर दिस इज गुड और बैड। सो मतलब क्या हो गया, नीड फॉर पावर इज फॉर दोज पर्सन हु वांट टू इन्फ्लुएंस अदर। नीड फॉर एफिलिएशन इज फॉर दोज पीपल, दोज पर्सन जहाँ पर कि उनके अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना रहती है कि उनको हर तरफ से प्यार मिले, बीइंग लव्ड बाय ऑल। ठीक है, और साथ में अवॉइड करे उस दर्द को, रिजेक्शन के दर्द को, मतलब सबसे अप्रिसिएशन मिले। कहीं पर भी निकले तो 4 लोग उनकी तारीफ करें, क्या एक बहुत भला भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे कोई बुराई कर दे बहुत दुखी होकर के, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वाई ही टॉक लाइक दैट, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, नीड फॉर एफिलिएशन में आ जाती है। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या आ जाता है कि कुछ ना कुछ करने का जज्बा, वो जो फीलिंग होती है ना कि नहीं नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मतलब आई वॉन्ट टू डू दैट। सो जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं, CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस में आता है, नीड फॉर पावर में नहीं, वो आएगा नीड फॉर अचीवमेंट में, दैट यू वांट टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो दैट इज इंटेंस डिजायर टू अचीव। ये है आपकी किसकी, मैक्क्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी। यहाँ पर 3 नीड्स के बारे में बात हुआ, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। एंड पावर मतलब नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, एंड एक्ट मतलब क्या हो गया, नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एल्डर फर्स्ट ERG थ्योरी। सो ये एक्सटेंशन है किसका, नीड्स हायरार्की का ही। ठीक है, अब जो 5 नीड थी मैस्लो की, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला कौन सा था, एग्जिस्टेंस नीड, दूसरा रिलेटेड नीड्स एंड तीसरा ग्रोथ नीड्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं। दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम योर मैस्लो थ्योरी इटसेल्फ। मैस्लो थ्योरी मैंने आपको बताई थी, वो हायरार्की मॉडल जो पूरा का पूरा था।
ओके। सो अब जो पूरे के पूरे जो पांच जो आपके थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैस्लो थ्योरी को। ये जो आपके पांच हैं, दैट इज वन इज फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपके थे पांच। नाउ जो आपके एल्डर फर्स्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस पांच को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ई, आर और जी। एग्जिस्टेंस, सॉरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स। ठीक है। एग्जिस्टेंस नीड्स मतलब क्या हो गया, जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एस्पेक्ट से हो, पहली चीज। दूसरा क्या, रिलेटेडनेस नीड मतलब क्या हो गया, लव वाला। ठीक है, कि एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, हुम ही केयर्स एंड ऑल। ग्रोथ नीड्स मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दैट पोर्शन। ठीक है, यूनिक फीलिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड ऑल, दिस कम्स अंडर योर ग्रोथ नीड्स। सो ये तीनों के तीनों यहाँ पर एक पॉइंट को पहले ध्यान में रख लिया, ग्रोथ नीड्स आर दोज नीड्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर मैक्सिमम पोटेंशियल इन एन एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन आने के चांस है स्टेटमेंट वाइज से, सो दिस पोर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस थ्योरीज की बात करेंगे। अभी तक हमने किसके बारे में बात किया, अभी तक हमने बात किया कंटेंट थ्योरी के बारे में। ये कंटेंट थ्योरी क्या थी, कंटेंट थ्योरी में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, व्हाट मोटिवेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ प्रोसेस थ्योरी, जहां पर हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी मोटिवेट अ पर्सन। ठीक है। ओके। सो पहला उसमें है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हिसाब से क्या है, इट वॉज प्रपोज बाई विक्टर एच व्रूम। विक्टर एच व्रूम, थोड़ा सा इसमें विलन वाला साउंड आता है। ठीक है, विक्टर एच व्रूम। सो इनका बिलीव क्या था कि पीपल आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी टू अचीव गोल टू द एक्सटेंट दे एक्सपेक्ट दैट सर्टेन एक्शन ऑन देयर पार्ट वुड हेल्प देम टू अचीव द गोल। ओके, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई। ओके, सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मतलब कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो रहेगा वो रिजल्ट करेगा कि वो किस तरीके के चॉइसेस लेगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। ये सब छोड़िए, किस तरीके के एक्शन लेगा ताकि वो गोल्स तक पहुंच सके। पहली चीज तो यही क्लियर है। सो इंडिविजुअल ऐसे बिहेवियर को सेलेक्ट करेगा जहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो मीट हो सके, एक्सपेक्टेशन मीट हो सके। ये है आपकी एक्सपेक्टेशन थ्योरी। आउट ऑफ मेनी अदर ऑप्शन यू विल प्रिफर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन विच विल सेटिस्फाई योर नीड्स, दैट इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। समझ में आया? एक्सपेक्टेंसी मतलब आप जैसे लेट अस सपोज आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यू हैव इंस्टाग्राम रील्स, यू हैव मोबाइल फोन्स, यू हैव टैबलेट्स एंड यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज टू स्टडी फॉर CSIR एग्जामिनेशन। आप चाहिए तो इंस्टाग्राम रील देख सकते हैं, आप चाहिए तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर सकते हैं, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है आपके पास में। तो आपका क्या है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप चाहते हो CSIR क्लियर करना। सो आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह नहीं देखोगे, यू विल स्टार्ट स्टडिंग दोज पर्टिकुलर रिसोर्सेज। सो यही आपकी क्या है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यहाँ पर क्या होता है, वो ऐसे रास्ते को चुनेगा एम्प्लॉय जहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाए, वन ही हैज़ डिजायर्ड फॉर। दिस इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, दिस थ्योरी इज बिल्ट अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VIE थ्योरी। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कौन सा इसका अल्टरनेट नेम है, दैट इज VIE थ्योरी। नाउ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, वैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी। नाउ वैलेंस के पीछे भी मत पड़े कि क्या है वैलेंस, इतना डिटेल में मत जाइए, बस ये जान लीजिए कि मोटिवेशन क्या है, काम करना है, एक्सपेक्टेंस वो मिल जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेंस मतलब क्या हो गया कि अगर वो जो चीज़ करना चाहता है उस चीज़ को कर रहा है, जिसके लिए उसने कामना की थी वो चीज़ मिल रही है, सो उससे कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। ठीक है, इस आउटकम में हम कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हमको हर एक लेवल पे आउटकम्स मिल सके। ठीक है, ज़्यादा उतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट योर MCQ पेपर। ज़्यादा उतना डिटेल में घुसेंगे तो इट इज़ वेरी डीप
और इस पर मैं 2-3 लेक्चर ले लूँगा इसी केवल के रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे। सो ज़्यादा इसमें इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले ये चीज़ इसमें बस ये देख लीजिए इंस्ट्रूमेंटालिटी क्या होता है और एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ताकि थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन कम हो जाए। सो इंस्ट्रूमेंटालिटी इज द पर्सन बिलीव्स that there is a connection between activity and goal. If you perform well you get reward, this is instrumentality. And expectancy क्या है? person का belief that more effort will give you more success, so if you work harder you will get better result. तो दो चीज़ें expectancy and instrumentality. expectancy मतलब work hard get hard, मतलब get hard reward, सिंपल बात। और instrumentality मतलब क्या हो गया कि जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड सिस्टम आ जाता है। ये दो चीज़ें। नेक्स्ट एडम्स इक्विटी थ्योरी। हम लोग किसके बारे में बात करें? प्रोसेस थ्योरी के बारे में बात करें। प्रोसेस थ्योरी किससे डील करता है? किससे डील करता है प्रोसेस थ्योरी? प्रोसेस थ्योरी डील करता है हाउ से डील करता है, ठीक है। सो हाउ मतलब क्या हो गया, किस तरीके से एम्प्लॉय सोचता है एंड हाउ ही इज गोइंग टू बी मोटिवेटेड टू वर्क। ओके, ये चीज़ है। सो एडम्स इक्विटी थ्योरी में पीपल मेंटेन अ फेयर रिलेशनशिप विद द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। सो एम्प्लॉय गेट डीमोटिवेटेड बाय ए जॉब एंड हिज एम्प्लॉयर इन केस हिज इनपुट्स आर मोर देन द आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट थ्योरी का है ये। पहले नाम देख लीजिए किन्होंने प्रेजेंट किया, तो जॉन स्टेसी एडम्स ने। अजम्पशन ये था कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देता है एंड उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। ये इनकी बेसिक थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, ठीक है। ये किसकी है? इक्विटी थ्योरी है। मतलब कुछ काम करेगा उसको, उसके बदले में उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। आप कुछ काम करेंगे, आपको उसके बदले में सैलरी मिलेगी। सो दिस इज एडम्स इक्विटी थ्योरी। और डीमोटिवेटेड कब होगा? जब उसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा लेकिन उसको पैसे क्या होंगे? कम मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डीमोटिवेटेड फील करे, मैं इतना काम करूँ ही क्यों, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल रखिए चीज़ों को तो आप समझ पाएंगे ये चीज़ें, वरना कॉम्प्लिकेशन में घुसेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। वापस से एडम्स इक्विटी थ्योरी में क्या है कि मोटिवेटेड तब रहेगा कि जब वो कंट्रीब्यूशन जितना कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाए। तो जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा उतना ज़्यादा वैसा ही रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर वो डीमोटिवेटेड कब होगा? जब उसके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये चीज़ आ जाएगी आपकी एडम्स इक्विटी थ्योरी में, ठीक है। अब यहीं पर क्या है? ओवरपेड इनइक्विटी। ओवरपेड इनइक्विटी मतलब कि इंडिविजुअल परसीव दैट हिज आउटकम्स आर मोर एज कंपेयर टू हिज इनपुट्स इन रिलेशन टू अदर। मतलब क्या हो गया? दूसरे का देख करके कि उसको जितना पैसा मिला। आप आउटकम को ऐसे याद रखिए, इनपुट को याद रखिए एज योर वर्क एंड आउटकम को याद रखिए एज मनी, तो आप अब चीज समझ पाएंगे, ठीक है। तो पर्सन्स आउटकम आर मोर एज कंपेयर टू हिज इनपुट, मतलब उसने उतना काम नहीं किया लेकिन उसको ज़्यादा पैसे मिले। दिस इज ओवर पेड इनइक्विटी, मतलब आपने ज़्यादा पेमेंट की है उसको। बात समझ में आई? अंडर पेड इनइक्विटी में क्या हो जाएगा? काम आपने ज़्यादा किया है लेकिन आपको पैसे क्या? कम मिल रहे हैं। दिस इज अंडर पेड इक्विटी। बात समझ में आई? ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है परसीव की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है, ठीक है। देखने की बात हो रही है, एक पर्सन अगर देता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप दैट अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल इनपुट आउटकम्स आर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर पर्सन। कंपैरिजन की बात हो रही है वन पर्सन टू द अदर पर्सन की। सो ओवरपेड में कब आएगा? जैसे कि फेवरेटिज्म हो गया आपका। फेवरेटिज्म मतलब आपका कोई दोस्त यार है, वो सेम कंपनी में वर्क कर रहा है, आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, बल्कि वो काम बराबर एम्प्लॉई का कर रहा था, सो उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओवर पेड इनइक्विटी आ जाएगी। अंडर पेड इनइक्विटी में क्या आ जाएगा कि उसने उतना काम, बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन उसको उतने पैसे मिले नहीं, ये अंडर पेड इनइक्विटी में आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड इज योर इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? जितना काम उतना पैसा। दिस इज योर थर्ड इक्विटी। आई होप ये चीज़ समझे होंगे एडम्स इक्विटी थ्योरी के बारे में। एडम्स इक्विटी थ्योरी में मतलब जितना पैसा, जितना काम उतना पैसा।
जब आप पैसा ज़्यादा देंगे और काम कम लेंगे तो भी तो टेंशन की ही बात है ना। तो भी तो किसकी बात है, टेंशन की बात है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। अगर आप ज़्यादा काम लेंगे और पैसे कम देंगे तो आपके जो एम्प्लॉय रहेंगे वो क्या डीमोटिवेटेड फील करेंगे, कहेंगे वाई वाई इज़ दिस हैपनिंग, इट शुडेंट बी हैपनिंग। सो ये सब चीज़ें हैं आपकी एडम्स इक्विटी थ्योरी में। नेक्स्ट इज योर गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में मतलब सिंपल सी बात है, वर्ड देखिए, गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में एक गोल को सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये गोल ऐसे रहते हैं कि एक रियलिस्टिक है और साथ में चैलेंजिंग रहेगा, और जो इसको अचीव कर लेगा उसको बदले में कुछ रिवॉर्ड, कुछ शाबाशी, कुछ फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे करके गोल सेटिंग थ्योरी को डिराइव किया गया। सो 1960 में पहले किसने किया? एडविन लॉक ने पुट फॉरवर्ड अ गोल सेटिंग थ्योरी। पहली बात नाम याद रखिएगा, किसने गोल सेटिंग थ्योरी प्रोवाइड किया? एडविन लॉक ने। कब? 1960s में, ठीक है। सो he stated that specific and challenging goal along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, willingness to work towards attainment of goal is main source of job motivation as well as motivating fact clear, particular and difficult goals are greater motivation factor than easy, general and vague goals। सो स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल होने चाहिए, ये भी बात दिमाग में याद रखिएगा। साथ में रियलिस्टिक और चैलेंजिंग भी होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब? फीडबैक इज अ गेनिंग रेप्यूटेशन, मेकिंग क्लैरिफिकेशन और रेगुलेटिंग गोल डिफिकल्टीज। सिंपल सी बात है, ऐसे आप अज्यूम करिए आप यहाँ पर हैं, यू वांटेड टू बी समवेयर एल्स विथ hat and tie and all those smart gadgets and all, ठीक है, you wanted to be there। so to be at that particular level you are working very really hard कि आपकी लाइफ बढ़िया हो सके, और ये थोड़ा सा इट इज़ हार्ड एंड चैलेंजिंग टास्क। सो आप जो कुछ भी वर्क करेंगे वो इसको मद्देनज़र में रख करके करेंगे कि मुझे इस जैसा बनना है, ऐसा ये चीज़ पानी है, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आप काम करेंगे। कई बार क्या होगा, आप फेल होंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप अभी हैं कहाँ पर, आप फीडबैक देंगे कि मैं पहले से इतना कदम आगे आया हूँ, मुझे और इतना कदम आगे चलना है। सो दिस इज़ व्हाट फीडबैक सिस्टम इज़। फीडबैक सिस्टम में चेक करना कि हाउ फार यू आर फ्रॉम गोल एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन डू। जैसे ही आप इस चीज़ को अटेंड कर लेंगे यू विल रिफाइन योर गोल, आप उसके बाद और कुछ बनना चाहेंगे। सो दैट इज़ वॉट गोल सेटिंग इज। मतलब क्या हो गया, इट इज़ मीन ऑफ गेनिंग रेपुटेशन, मेकिंग क्लैरिफिकेशन और रेगुलेटिंग गोल डिफिकल्टीज। उसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सो इसमें तीन चीज़ें, सेल्फ एफिशिएंसी, जहाँ पर बात आएगी कि उसकी पोटेंशियल कितना है एक टास्क को करने का, वो आ जाता है सेल्फ एफिशिएंसी का। नेक्स्ट इज गोल कमिटमेंट। गोल कमिटमेंट मतलब गोल सेटिंग थ्योरी assumes that individual is committed to the goal and will not leave the goal, ठीक है। आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सो दो चीज़ों का आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर उतनी ताकत, उतनी क्षमता है कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्या रहनी चाहिए कि आपका कंडीशन ये रहनी चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब कमिटेड टू द गोल एंड विल नॉट लीव द गोल। दिस इज योर गोल सेटिंग थ्योरी इज। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा दूँ, सॉरी, ओके यस, हाँ। सबसे पहले देखना क्या ज़रूरी है, किसने इसको प्रोपागेट किया था, बीएफ स्किनर ने, पहली चीज़ ये। नेक्स्ट इज कि आप हमेशा वो काम करेंगे जहां से आपको पॉजिटिव चीज़ मिले, ठीक है। मतलब लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको पूरा रीइंफोर्समेंट समझ में आ जाएगा। आपने मम्मी के जाकर के पैर छू लिए, माँ ने आपकी फेवरेट डिश बना दी, तो आप जब भी आप घर जाओगे तो माँ के पैर छुओगे तो माँ आपकी फेवरेट डिश बनाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहीं पर आपने अपने पापा से बहुत घटिया तरीके, बहुत एकदम गुस्से में, बहुत ज़्यादा अजीबो तरीके से बर्ताव कर दिया और पापा ने आपको मार दिया। सो अब आप कभी भी पापा से उस तरीके से बर्ताव नहीं करो, क्योंकि आपने उनका थप्पड़ का वार झेला है,
आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो यही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मतलब क्या हो गया कि हमेशा इंसान वो काम करना चाहेगा जहां से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, ना कि नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। सो only those actions will be repeated, only those action will be repeated, will be repeated that have a positive or pleasant consequence, and those action जिसके निगेटिव और अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस रहेंगे उसको रिपीट नहीं होने देगा, बहुत कम होने के चांस रहते हैं। ये पूरा का पूरा आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन, ये सब चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि मैनेजर ने आपकी तारीफ कर दी, मम्मी ने आपके लिए आपकी डिश बना दी, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये हो गया। निगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या हो गया कि पापा ने आपको थप्पड़ मार दिया, मतलब क्या मैनेजर अभी देखिए निगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या हो गया, अभी पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझते हैं। देखिए पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब पापा वाली मार से ज़्यादा क्या है कि पॉजिटिव बिहेवियर रखा जाए और साथ में निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को हटा दिया जाए। पॉजिटिव बिहेवियर रखा जाए और निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को हटा दिया जाए। एग्जाम्पल लीजिए, जब दूसरी बार आपने पापा से कुछ ऐसा कहने का हुआ, ऐसा मामला कि आप पापा पर गुस्सा कर गए, तो पापा ने आपको बैठा करके समझाया कि दिस शुडंट बी डन बिकॉज यू आर ग्रोन अप नाउ। सो ये जो हो जाता है ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है, जहाँ पर बिहेवियर पॉजिटिव है बट वहाँ पर निगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो आपके मार खाने वाला था वो बच गया। सो मैनेजर स्टॉप्स नैगिंग द एम्प्लॉय, ठीक है। पनिशमेंट क्या हो गया? पनिशमेंट हो गया ये निगेटिव बिहेवियर, किसका हो गया निगेटिव बिहेवियर? मैनेजर का निगेटिव बिहेवियर और निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मैनेजर डिमोट्स द एम्प्लॉय, दिस इज पनिशमेंट। एक्सटेंशन क्या हो गया? एक्सटेंशन में हो गया निगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मैनेजर इग्नोर्स द बिहेवियर। ये चारों चीज़ों के बीच में आपको फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा? बिहेवियर और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड पॉजिटिव बिहेवियर, दिस इज योर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर पॉजिटिव है लेकिन आपका क्या है, जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो निगेटिव रहेगा, जो कॉन्सिक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। पनिशमेंट में क्या है? निगेटिव बिहेवियर है, उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। एक्सटेंशन में क्या है? निगेटिव बिहेवियर है और साथ में रिमूव किसको कर दिया जाएगा? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को रिमूव कर दिया जाएगा। आप अगर इस पिक्चर को भी दिमाग में रखेंगे तो इसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? आपके राइट हैंड साइड में रिमूवल की बात आएगी, किसकी बात आएगी? रिमूवल की बात आएगी, हटाने की बात आएगी। सो ऊपर में क्या है? ऊपर में रिमूव किसको कर दिया गया? निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को, और नीचे में किसको रिमूव कर दिया गया? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को। सो ऊपर क्या है? निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नीचे क्या है? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। इन दोनों को क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और उसका अपोजिट आ जाएगा, जैसे निगेटिव, ये आ गया आपका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस और ये आ गया रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। सो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस अगर रिमूव किया जा रहा है, सो ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव बिहेवियर। नीचे अगर पॉजिटिव को रिमूव किया जा रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव बिहेवियर। ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा, तो तभी जाकर के आप ये चीज़ समझ पाएंगे। बस बेसिक याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। उसका मतलब क्या है कि जितना जो चीज़ आप, जिससे आपको फ़ायदा होता है, आप वो चीज़ ज़्यादा करने के बारे में सोचोगे रादर देन जो कि बुरी बात है या जो कि जिससे निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको आप कम करने की सोचोगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है यही था आपका मोटिवेशनल थ्योरी तक, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल 150+ पेजेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये पूरा का पूरा नोट्स पहले से टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल था, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, आई एम सेइंग मोर देन इनफ करने के लिए। और एक जो 54 पेजेस की जो और पीडीएफ बची है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एक और दो वीडियोज़ में मैक्सिमम कवर कर लूँगा, ठीक है। आई होप अभी वाला जो लेक्चर रहा होगा वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। और अगर कहीं पर भी दिक्कत आई है या इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बिकॉज योर कमेंट एक्ट्स एज फीडबैक,
जो कमेंट्स एक्ट एज फीडबैक। मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था फीडबैक क्या होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अच्छे से प्रिपेयर करिए, मेरे से जितना बन पड़ेगा आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, और आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, दैट्स इट। सो हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।